और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो भाई आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और एग्जाम होता तो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं पहले ही आपको और लोगों की तरह बताकर ये टेंशन नहीं दूंगा कि एग्जाम बहुत टफ होता है। एग्जाम बहुत ही आसान होता है। लेकिन पहला एग्जाम होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम पेपर की स्ट्रेटेजी बनाएं, कि किस तरह से हम अपने उन 2 से ढाई घंटों के अंदर में हम अपने सारे सब्जेक्ट यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी कर पाए। कौन सा क्वेश्चन पेपर हमको पहले करना चाहिए और किस तरह से हमको वहां पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट में हम लोग इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर हमको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस पर हम तुक्का कैसे लगाएंगे, क्योंकि भैया छोड़ के तो आना नहीं है, तो तुक्का तो लगाना है। तो लास्ट में पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम का फाइनल टच वीडियो है, ठीक है। तो सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि केवल नवोदय ही नहीं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं लगभग लगभग हम लोग सबके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो कि आगे की एग्जाम के लिए आपके लिए, चाहे वो एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव हो, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं हूं श्रवण शर्मा और आप देख रहे हो एसजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों से एक बात कहूंगा कि अगर आप हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो बेसिकली सभी लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। अगर आपने हमें वहां पर नहीं फॉलो किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ नोट्स की जरूरत है इन फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, क्लास 9 10th के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। चलो फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। तो भैया देखो 2025, अगर आपने 2024 का पेपर देखा होगा, ठीक है, 2024 का पेपर, तो भैया 2024 के पेपर में जैसा कि मैंने एनालिसिस किया था, तो 2024 के पेपर में जो इसका साइंस का लेवल था, देखो मैं पहले डिफिकल्टी लेवल आपको बता देता हूं कि जो साइंस के 35 क्वेश्चन थे और जो मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन थे, इसमें क्या ज्यादा टफ आई थी? आपकी साइंस ज्यादा टफ आई थी या फिर आपका मैथ्स टफ आया था? तो देखो 2024 में जो पेपर था वो हमारा मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का मतलब क्या होता है कि ना तो इनको ज्यादा टफ कह सकते हो, ना ही बहुत ज्यादा इजी कह सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत जल्दबाजी में या क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, उन्होंने गलतियां की। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को इसको सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि मैथ्स के, अगर आपने तैयारी की है, कि मैथ्स के 35 क्वेश्चन में आप 32 क्वेश्चन आप इजिली कर पा रहे हो। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे। अच्छा देखो एक चीज, हर क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न समझ लो कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है वो इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट करता है, बीच में आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जिस पर आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा है और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। और उसके चक्कर में यानी कि वो क्वेश्चन आपकी ईगो को हर्ट करने वाले होते हैं। और आप जैसे ही उन क्वेश्चन पर आप अपना टाइम देना शुरू करते हो, जहां पर आपको एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट के अंदर में आपके आंसर आ जाने चाहिए, उन क्वेश्चन पर आप 10 10 मिनट तक का टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको ये लगता है, जैसे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं आपके, मेनली इसमें आपके टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, उसके बाद वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम, और जो चौथा टॉपिक है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अच्छा ये है तो इंपॉर्टेंट, आएंगे जरूर इससे क्वेश्चन। और जो इससे क्वेश्चन आएंगे यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म मान लो कि आने ही आने हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे दो, अगर मान लो इसमें 3 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो आपकी इजी होंगे और एक क्वेश्चन होगा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा या हो सकता है उसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना पड़े। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि नहीं इसमें कैलकुलेशन मेरे लिए ज्यादा हो जाएगी, वर्क एंड टाइम में नहीं समझ में आ रहा है, आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है,
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करने में यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उन क्वेश्चन को लास्ट टाइम के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। यानी जब आपका लास्ट में टाइम बचे तब आप इन सभी क्वेश्चंस पर अपना एफर्ट करना, इस पर शुरू करना, ठीक है। बाकी यहां पर आपके सबसे पहले तो आपका मेन टारगेट क्या रहेगा कि 35 क्वेश्चंस में से आपको 30 क्वेश्चन एटमोस्ट आपको करने ही हैं। तो 30 क्वेश्चन आप करने के बाद उन जो 30 टू 30 क्वेश्चन जब आप कर ले जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और साथ में आप जो 2-3 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि बाद में थोड़ा सा मौका मिल जाए, आपका इन्विजिलेटर थोड़ा सा भैया दयालु टाइप का हो, तो आपको थोड़े से मौके दे दे कि आसपास वालों से, वैसे लास्ट आते आते जैसे ही आपके 2 घंटे बीतते हैं उसके बाद थोड़े से अगल बगल वालों से थोड़ी सी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि भाई तू मुझको ये बता दे, मैं तुझको ये बता दूं। लेकिन ज्यादा नहीं कीजिएगा कि एक दूसरे को पूछ पूछ के अगले को बहुत ज्यादा दयालु बने हो और बगल वाली सीट वाले को बताते जा रहे हो, वो पूछ रहा है भाई फोर्थ का कौन सा होगा, तुम कह रहे हो सी होगा, ठीक है भाई थर्ड का कौन सा होगा, तुम कह रहे हो डी होगा, ठीक है। तुम ये चीज ना कीजिएगा क्योंकि वो आपका कंपटीटर है। हो सकता है जो आप उसको एक क्वेश्चन आप सही बता रहे हो ना, हो सकता है उसी एक क्वेश्चन से उसका नाम मेरिट में आ जाए और आप मेरिट से बाहर हो जाओ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और ज्यादा एक दूसरे की मतलब 1-2 क्वेश्चन की हेल्प की, अगर वो आपको कर रहा है आप उसको कर लो। अच्छा एक चीज और भी कि अगर हम दूसरे से पूछते हैं और अगला हमको आंसर देता है और हमको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, तो सबसे पहला काम जानते हो कि अगर मान लो किसी को टेस्ट करना है, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि अगर मान लो कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उससे पूछ लो कि यार जो आपको आंसर आता है उसका आंसर उससे पूछना। कि जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कंफर्म पता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, आप उसका आंसर उससे पूछना कि भाई इसका क्या होगा। इससे अगर वो गलत बताता है, ठीक है, अगर वो गलत बात, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगला आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। यानी वो नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चन पेपर सही हो, वो अपना सही करना चाहता है। तो अब जिनका आंसर नहीं पता, तो भाई उसके चक्कर में उससे हम गलत आंसर ले लें और उसके बदले में एक क्वेश्चन का उसको हम सही आंसर दे दें, तो इसमें नुकसान किसका होगा, भाई अपना होगा। तो इन चीजों से बच के ही रहना, मैं तो यही कहूंगा कि इन चीजों से बच के ही रहना तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसे ही आपके पास साइंस के क्वेश्चन होंगे। साइंस के अभी मैं बता दे रहा हूं कि साइंस में अगर आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए, तो साइंस में जो भी आपकी स्कूल बुक है और जो भी आपके नवोदय चैप्टर में आने वाले हैं उन चैप्टर्स की एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। सारे चैप्टर अभी आपके पास टाइम है। जैसे अगर आप स्कूल नहीं गए हो, छुट्टी है आपकी, तो आप क्या करो कि सुबह से ही साइंस की रीडिंग, बुक की रीडिंग लगानी, यानी एक दिन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर आप पढ़ो और सारे चैप्टर्स को लाइन टू लाइन, और कोशिश करो कि उनकी मीनिंग समझो। जब आप मीनिंग समझो ना, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो किसी भी मतलब चैप्टर की बीच के लाइन से बनते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपके बुक में लास्ट एक्सरसाइज दी है या आपने जो नवोदय विद्यालय के लिए बुक परचेज कर रखी है केवल आपके क्वेश्चंस उसी टॉपिक से आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नवोदय विद्यालय का एग्जाम है और काफी बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ तो नहीं कह सकते लेकिन एग्जाम काफी बड़ा है, क्योंकि यहां पर आपके बहुत ही कम सीटों के लिए ज्यादा से ज्यादा लड़के एग्जाम देने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं या उनके कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उन्होंने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया है, तो कंपटीशन सभी के सभी लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली काम तो यही करना है कि साइंस की जो बुक होगी वो आप एक बार रीडिंग लगा लेना सारी की सारी। इसका फायदा क्या होगा कि जब आपको क्वेश्चन दिखेगा ना तो आपको याद आएगा, हाँ यार ये तो मैंने उस वाले लाइन में पढ़ा था कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो वहां पर आपको अगर भी करना होगा तो आपको उसके फायदा रहेगा कि हाँ आप इससे क्वेश्चन जो होगा वो गेस कर पाओगे। तो बुक से रीडिंग लगाना। बाकी यहाँ पर मैथ्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, 1-2 प्रैक्टिस सेट, अगर कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगा, उनको लगा यार ये तो नवोदय का पेपर है, क्लास 8 का आता है, मुझे तो बहुत अच्छे से तैयारी है, मैं आराम से कर ले जाऊंगा। तो भैया ये बाबू दिमाग से ये बात निकाल दो कि आराम से हो जाएगा, आराम से नहीं होगा, क्योंकि दिमाग तो खपाएगा ये, ठीक है। तीसरी चीज जो आपकी आती है, तो ये आपके मैथ्स और साइंस की स्ट्रेटेजी रही कि इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर देखो, और साइंस के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, साइंस के पेपर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम आपको 2 से ढाई घंटे का ही टाइम मिलना है। मैं तो 2.5 घंटे नहीं बताता हूं, मैं तो 2 ही घंटे बताता हूं कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं विद इन 2 आवर्स,
ठीक है, 2.5 घंटे का मैं नहीं बताता, 2.5 घंटा इसलिए नहीं बताता क्योंकि 30 मिनट वो रिजर्व रखता हूँ कि अगर कुछ भी गलत हो जाए, हमारे ओएमआर में कुछ गलती हो जाए, हमारा बुकलेट कुछ इधर उधर हो जाए, तो मतलब वहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप 2 घंटे की स्ट्रेटेजी बना के चलो कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे सबसे पहले आप अगर आप साइंस के क्वेश्चन कर रहे हो तो साइंस के क्वेश्चन में आपको बैठ के सोचने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे अगर यह आ गया कि भैया लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल, ठीक है, अगर ये आ गया तो वो बैठ के सोच रहे हैं यार क्या होगा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल। अब वो बैठ के सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे उसमें सोचने वाला कौन सा मैथमेटिक्स है, उसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें अगर आपको आंसर आ रहा है आप खट से आंसर को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यानी कि ये जो 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इनमें आपको 30 मिनट नहीं लगाने। नहीं तो आप सोचो कि नहीं 35 क्वेश्चन तो 1 मिनट का हम लेके चलते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि 100 क्वेश्चन है हमारे और इस पर हम 100 मिनट का टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट आप ये लेके चल लो, तब भी आपके पास अभी भी तकरीबन 1 घंटे का टाइम, मतलब मान के चल सकते हैं कि आपके पास 40 मिनट का टाइम आपके पास बचा हुआ है। सही है ना? आप ये दिमाग में ना रखिएगा क्योंकि जो आपका मोस्ट कंज्यूमिंग टॉपिक है वो आपका मैथ्स है। मैथ्स आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा। देखो एक चीज, अब यहां पर हम आ जाते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है। देखो हिंदी और इंग्लिश ये आपकी दोनों चीजें आसान होती हैं। हिंदी तो बहुत ही आसान होती है। जो भी बच्चे हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, लगभग लगभग सारे बच्चे, क्योंकि ज्यादातर गांव के बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो अपना फेवरेट टॉपिक हिंदी को ही लेके चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि हिंदी में और आपका इंग्लिश में ये आपके 15 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में 15 15 क्वेश्चन होंगे। देखो यहां पर आपके क्या क्या आ जाते हैं, यहां पर आपका एक समानार्थी शब्द आ जाता है, एक पर्यायवाची आ जाता है, एक पैसेज आ जाता है। तो इस तरह से हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो हिंदी के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन होता है। ठीक है, तो हिंदी में इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन पैसेज, एक तो पैसेज आएगा, एक क्लोज टेस्ट आएगा, तो दो चीजें तो आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा, एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है, इडियम फ्रेजेस आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। तो यहां पर जरूरी नहीं कि आपने, और ये करेक्ट स्पेलिंग आ सकता है। तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतने सारे वोकेबलरी हमको तैयार नहीं है। और अगर तैयार नहीं है तो आप मेन एफर्ट अपना हिंदी पर डालिएगा। ठीक है, हिंदी सबसे पहले तो आप हिंदी पर ही एफर्ट डालिएगा। जैसे एक चीज मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि जो आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है, वो कट ऑफ आपका 3 सब्जेक्ट पर बनेगा। पहला तो आपका मैथ्स होगा, दूसरा आपका साइंस होगा, और तीसरा आपका हिंदी और इंग्लिश। यानी कि हिंदी और इंग्लिश जिस भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे वो इसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज, क्वेश्चन तो आपको दोनों ही अच्छे करने हैं, पता नहीं किसमें आपके मार्क्स ज्यादा निकल जाए, लेकिन जो कट ऑफ होगा वो आपका किसी एक सब्जेक्ट से ही बनेगा, चाहे हिंदी से या फिर इंग्लिश से। इसलिए आपका जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर आप ज्यादा से ज्यादा, कुछ बच्चे ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कट ऑफ कितना जाता है। देखो कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होती, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होती। सीट्स बहुत ही कम होती है, सीट्स बहुत ही कम होती है। इसलिए यहां पर जो कट ऑफ होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम। यानी कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो आप उतने ही सिक्योर माने जाओगे। अगर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं सर कट ऑफ बता दीजिए, क्या 80 पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया एक चीज जान लो कि सिलेक्शन होने के लिए कोई फिक्स मार्क डिफाइन नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कि आपके स्कूल में कितनी सीट्स हैं, आपके यहाँ केवल वैकेंट सीट्स जो हैं वो 2 हैं। वैकेंट सीट्स कितनी है, A2 हैं। और यहां पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो कैसे एडमिशन होता है। यहां पर जैसे आप 2 बच्चे हो, दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। एक बच्चा है जो कि 95% तक सही करता है, ठीक, 95%। वहीं पर आप अगर मान लो कि 95.1% आप सही कर देते हो,
तो यानी यहां पर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस 100%। ये बात आई समझ में? यानी कहने का मतलब ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ सीट्स पे कि कितने। तो ये जरूरी नहीं कि मैं आपको बता दूं कि नहीं भैया आप 60 पे पास हो जाओगे, आप 70 पे पास हो जाओगे, आप 80 पे। जो भी चैनल्स वाले ये बात बता रहे हैं ये पूरी तरह से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप में भ्रम डाल रहे हैं। एक चीज जान लेना कि भैया यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो आपके मैक्सिमम मार्क्स पे होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला पाओगे आपके लिए एडमिशन लेना उतना ही आसान होगा। अभी आपके पास टाइम है, आप चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करना शुरू कर दो। मैथ्स के बारे में ये कहूंगा कि मैथ्स के जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आज के आज ही एक काम कीजिएगा कि मैथ्स की बुक में, आपकी मैथ्स की बुक में जितने भी मैथ्स की बुक में जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं इनको एक पेज पर नोट कर लेना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस होते हैं। फॉर्मूले पे नंबर पुट करो, आंसर लो, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज रखना। तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगी, इसलिए आज का काम है कि सबसे पहले आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत पहला काम यही करना है कि अपनी बुक उठाना है, एक पेपर लेना है और सारे के सारे फॉर्मूले शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेके और लास्ट चैप्टर तक मैथ की बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को नोट कर लेना है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा, ये समझ लो कि ये संजीवनी बूटी है आपके लास्ट टाइम एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये लगता है ना कि आपको शक्तिमाला लगने वाली है, बस तुरंत इस संजीवनी बूटी का यूज करना, तुरंत जीवित हो उठोगे, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए। दूसरी चीज कि जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो एग्जाम हॉल में देखो, एग्जाम हॉल के अंदर आप क्या क्या चीजें ले जा सकते हो। सबसे पहली चीज कि आपको अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी रख लीजिएगा। दूसरी चीज अपनी फोटो रख लीजिएगा। बहुत बार फोटो में भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं प्रिकॉशन बता रहा हूं, ये चीजें याद रखिएगा। तीसरी चीज अपनी कोई एक आईडी कार्ड रख लीजिएगा, चाहे स्कूल की आईडी रखिएगा या आधार कार्ड रखिएगा, ठीक है। स्कूल आईडी या फिर आप अपना आधार, जो बताएगी समझ में, या फिर आप अपना आधार रखिएगा। साथ में चौथा जो पॉइंट है वो आप कम से कम 2 या 3 पेन रखिएगा। वो भी पेन जो होंगे वो बॉल पॉइंट पेन होंगे, एक ही कलर के, चाहे ब्लैक लीजिएगा या फिर ब्लू, यानी कोई एक ही कलर का पेन यहां पर आप यूज कर सकते हो। ओएमआर भरते समय ये बात को ध्यान, यहां पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हो, आप जेल पेन का यूज नहीं कर सकते हो, आप फाउंटेन पेन का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जेल पेन, फाउंटेन पेन या फिर आपका जो पायलट वगैरह आता है उन पेन का यूज नहीं कर सकते हो। आप बॉल पॉइंट पेन, जिसको बहुत से लोग डॉट पेन बोलते हैं, ठीक है, वो 3 रुपए वाली आती है ना, उस तरह की पेन, तो इस तरह के आप पेन एग्जाम में अपने यूज कर पाओगे। ओएमआर सीट भरते समय बहुत ही ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपसे गलती ना होने पाए। देखो ओएमआर सीट जब आप फिल करोगे तो ओएमआर सीट में कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे आपको एक कॉलम दे दिया जाता है और यहां पर आपके ऐसे 6 ऐसे कॉलम होते हैं, उसके नीचे 0 से लेके 9 तक ऐसे ऐसे गोले बने होते हैं, जिसमें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये लिखे होते हैं। अब जैसे यहां पर आप कोई भी नंबर फिल करते हो, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर मान लो कि आपने, ये हो गया हमारा 0 1 2 3, ऐसे करते करते सब में भरा रहता है। तो यहां पर जैसे आप कोई नंबर फिल करते हो तो सबसे पहले इसको सही भरना है। अब इसको सही भरने के लिए जैसे मान लेते हैं हमको भरना है 4 3 2 0 1 3, ऐसे करके। अब मान लीजिए कि आपका रोल नंबर था या बुकलेट नंबर था, जो भी था, आपने भर लिया। उसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां पर आपका जो भी 4th कॉलम होगा उसको पूरी तरह से ब्लैक कर दो। यहां पर 3 है तो 3 का पूरी तरह से ब्लैक कर दो। फिर 2, तो यहाँ पे 2 नंबर वाले को पूरी, 0 तो 0 वाले को पूरी तरह से, 1 तो 1 वाले को पूरी तरह से, 3 तो 3 वाले को पूरी तरह से। इस तरह से बात को देखो, जैसे मैंने ये गलती की ना, ऐसे ही बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहां पर ये गलती नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। आधे घंटे पहले आपका एग्जाम हॉल में एंट्री हो जाएगी और आराम से आप ओएमआर सीट को बहुत कायदे से भरिएगा। ओएमआर सीट के बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा और ओएमआर सीट पर वही नंबर लिखा होगा।
अगर दोनों नंबर सेम है तब तो ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस है तो जो भी आपके क्लास में इन्विजिलेटर होंगे आपके एग्जाम हॉल में, यानी जो भी टीचर होंगे, उनको बताना है कि हमारे बुकलेट और क्वेश्चन पेपर ओएमआर के नंबर अलग अलग हैं, तो वो आपका चेंज करवा देगा। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई। अब आती है कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिल गया, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप करोगे क्या, कि क्या आप तुरंत ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे? नहीं, क्वेश्चन पेपर में सील लगी होती है, और वो सील तब तक आप ओपन नहीं कर सकते हो जब तक आपसे कहा ना जाए, यानी एक बेल लगती है, फिर कहता है इन्विजिलेटर आपसे, भैया सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करो, तो वहां से फिर हम अपना क्वेश्चन जो बुकलेट होता है उसकी सील हम ओपन करते हैं। लेकिन अगर जब तक नहीं कहा गया तब तक क्या करोगे? अगर आपने ओएमआर फिर कर ली है, तो ऐसा नहीं कि पूरे एग्जाम हॉल का आप जायजा ले रहे हो कि कौन बच्चा कैसे बैठा है, या बगल वाला कौन है, तुम कहाँ से आए हो, ये सब नहीं करना है। क्या करना है आपको, कि जैसे सील लगी हुई है तो उसके कॉर्नर से आपकी बुकलेट्स ओपन होती हैं, ठीक है, यानी हल्के हल्के आप सील नहीं तोड़ सकते हो, बाकी हल्के हल्के आप धीरे धीरे करके चीजों को, क्वेश्चन को देख सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन, यानी 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम शुरू होने के पहले ही आपके नजर में आ जाएंगे, तो वहां से आप वो चीजें देख सकते हो। अब सबसे पहले, अब हम आ जाते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब हम आ जाते हैं भैया अपना तुक्का वाले पे, कि अगर हमें मान लो कि हमें आंसर नहीं पता है तो हम तुक्का कैसे लगाएंगे। तो देखो, तुक्का लगाने की एक टेक्निक होती है। तुक्का उन्हीं लोगों का सही होता है जिनको पहले से कुछ आता है, जिनको पहले से कुछ आता है। दो तरह के तुक्के होते हैं, एक पहला ये होता है कि जैसे हमारे पास है, एक होता है तुक्के में एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो और क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि नहीं, इसका आंसर तो मैंने इस बुक में, यानी इस चैप्टर में, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको तुरंत चैप्टर्स याद आएंगे कि हाँ यार ये तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये देखा कि ये जो है चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी करके, उसमें जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन एक ही चैप्टर के हो। तो सबसे पहला काम है चैप्टर वाइज, कि अगर उस चैप्टर का ऑप्शन कोई उसमें है, चारों ऑप्शन में, ठीक है, उस चैप्टर का, तो उन पर दिमाग लगाओगे। बाकी जो नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि डी जो है उस चैप्टर का ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट करोगे। अब आपके पास 3 बचेंगे, अब इन 3 में तुक्का लगाने की। अब आओगे आपकी किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अब जैसे आप उस टॉपिक पे आओगे, तो टॉपिक आने के बाद आपको लगेगा यार इस टॉपिक में ये वर्ड्स आई थिंक मैंने पढ़े हुए हैं। अब आप देखोगे कि उसमें कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको याद आ रहा है, कि मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस टॉपिक में आ सकता है। तो अगर आपको ये चीज पकड़ में आ गई, तो आपके 90% चांसेस हैं कि आपका वो क्वेश्चन, यानी आपको आंसर नहीं पता था, लेकिन आपको टॉपिक टॉपिक पहुंचते पहुंचते आपको वर्ड गेस किया है कि हाँ इस टॉपिक में इस वर्ड का यूज हो सकता है। तो यहां पर पहला तरीका तो ये है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से बुक को पढ़ा है। दूसरा तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमने क्या किया कि हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम क्वेश्चन चलते करते चले आ रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें सी सही है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें बी सही है, तीसरा क्वेश्चन है फिर सी सही है, फिर ए सही है, फिर डी सही है, उसके बाद फिर हमको दिख रहा है सी सही है। हम इस तरह से जब हम पूरे बुकलेट को हम कर लेंगे, तो हम इस पे ध्यान देंगे कि यार कौन सा ऑप्शन है जो इस पेपर में सबसे ज्यादा सही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको दिखेगा कि 1 2 3, यानी सी बहुत बार आ रहा है, तो वहां पर सबसे पहली चीज है कि भैया तुक्का लगाने वाले की सबसे ज्यादा उस बुकलेट में सी ऑप्शन ही सही होंगे। यानी अगर आपके 5 to 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप सब पे सी ऑप्शन ही टिक करोगे। मतलब मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये सही ही होगा, ठीक है, लेकिन चांसेस आपके अदर ऑप्शन गेस करने के कंपैरिजन में यहां पर ये आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि आप तुक्का वाले क्वेश्चन, मतलब तुक्का कैसे लगा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भैया ये तो लास्ट टाइम का है, अभी के टाइम में आपको जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है
उन टॉपिक्स को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, मतलब उनको पढ़ो, उनको बार बार उनको समझने की कोशिश करो। आपके लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन टीचर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, उन लोगों से डिस्कस करो, एग्जाम के बारे में उनसे जानने की कोशिश करो कि किस तरह से हम एग्जाम के प्रेशर को हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम तुक्का लगा सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को इन 2 से ढाई घंटों के अंदर में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखो एक चीज है कि अगर आपके पास टोटल कितने टाइम है, आपके पास टोटल 2 hour 30 minute का टाइम है। यानी कि अगर हम कहें 60 मिनट ये 120 और यानी कि 150 मिनट कितना टाइम है आपके पास। यानी कि आपके पास टोटल एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स का टाइम है। अब 150 मिनट्स में आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं। 4 सब्जेक्ट में अगर मैं ये कहता हूं कि गोला वगैरह लेके, जैसे अगर आप यहां पर मैथ्स, ठीक, मैथ्स सबसे आखिरी में करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इन चारों टॉपिक में देखो, इंग्लिश और हिंदी, तो यहां पर इंग्लिश के, साइंस के आपके 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन और मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन। यानी अगर ओवरऑल देखो कि आप एक क्वेश्चन पर यानी 1 मिनट का टाइम नहीं लगाना है। यानी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, हर ये 35 क्वेश्चन जो होंगे ये आपको सॉल्व करने हैं 15 से 16 मिनट में, 15 to 16 मिनट, यानी 15 से 16 मिनट में आपको ये क्वेश्चन पढ़ना भी है और सर्कल भी करना। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई, एक क्वेश्चन को पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है, बहुत ज्यादा 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10 सेकंड मान लेते हैं, 15 सेकंड का टाइम लगेगा। गोला सर्कल करने में मान लेते हैं हम 16 या सॉरी, ठीक है 15 मिनट 16 मिनट कह रहा हूं, ये कह रहा हूं सेकंड, 15 सेकंड या फिर 16 सेकंड, मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी 15 सेकंड या 16 सेकंड का टाइम। यानी कि अगर आप 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेते हो और 5 सेकंड में वो गोला भी आप भर लेते हो। ठीक है, तो यानी यहां पर आपका 15 सेकंड में एक क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन जो है वो करने में आपके तकरीबन 15 मिनट मान लेते हैं, कि यहां पर 30 सेकंड भी हम मान लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन का हम 30 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अब 30 सेकंड में, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके 15 मिनट से 16 मिनट में यह हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन पर मैं 30 सेकंड, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम। तो 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो और उसका आंसर भी दे सकते हो। फिर यहां पर यही चीज इंग्लिश और हिंदी में, तो अगर हम ये करें तो ये भी आपको 15 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन, ठीक है, यानी 30 मिनट में आपके ये 3 टॉपिक हो जाने चाहिए। कितने? 30 मिनट में। हम कहते हैं चलो भैया 30 मिनट नहीं, बहुत ज्यादा कह दो सर, बहुत ज्यादा बता रहे हो। मैं कह रहा हूं 30 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो मैं कहता हूं 20 मिनट और ले लो भैया, 50 मिनट। यानी 50 मिनट में आपको अपने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर देने हैं, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। ये आपके 50 मिनट के अंदर में हो जाने चाहिए। फिर आपके पास टोटल टाइम कितना बचा? आपके पास बचा है 100 मिनट का टाइम। 100 मिनट का टाइम यानी 1 hour 40 मिनट। अब सोचो ये 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, अगर आपके पास 100 मिनट का टाइम बचा है तो इसका मतलब 35 गुना 70, यानी कम से कम हर एक क्वेश्चन पर 2.5 मिनट का टाइम। हर एक क्वेश्चन पर 2.5 मिनट का टाइम। कितना कैलकुलेशन करोगे, कितना दिमाग लगाओगे? 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर जो ये 35 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको 1 मिनट से 1 मिनट या 1 मिनट से कम के में ही आंसर आ जाते हैं। तो यानी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बचेंगे उनके लिए आपके पास टाइम बचेंगे कम से कम एक क्वेश्चन पे 4 से 5 मिनट का टाइम बचेगा। तो यानी आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर सॉल्व कर लो, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और यह भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में कौन सा टॉपिक है जो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, काफी हेल्पफुल लगी होंगी। तुक्का वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। साथ में आप अगर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो आप जो भी चीजें यूज करते हो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही मैं आपके लिए नवोदय एग्जाम में और नवोदय एग्जाम के बाद भी मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार शानदार टिप्स वाली वीडियो लाता रहूंगा। तो चलो फिर बच्चा लोग, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।